अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उज़्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है एक नया खूबसूरत ज़बरदस्त ज़बरदस्त और उम्मीद वाला दिन आपका शुरू हो चुका होगा। हम तो हर दफ़ा पॉजिटिव मैसेज की डोज देते हैं और यही कहते हैं कि चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे जैसे भी तंगी हो, जैसे भी मुश्किल चीज़ें नज़र आ रही हों, लेकिन अल्लाह ताला पे जो तवक्कुल है वो आपके रास्ते ऐसे खोलता है, आपकी मुश्किलात को ऐसे आसान करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कभी आपने मुश्किलात के ज़माने को देखा भी था। बस करना ये है कि आपने अपनी कोशिश तो जारी रखनी है, लेकिन साथ साथ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है कि वो एक बड़ी एंटिटी है जो आपको बहुत सारी परेशानियों, मुसीबतों से और आपकी मुश्किलात से बड़ी है, और उन उन लोगों से या उन चीज़ों से या उन हालात से जो हालात आपको मुश्किल लग रहे हैं, उन सबसे बड़ी है। तो इसलिए करिए अल्लाह पे तवक्कुल और अपने साथ-साथ अपनी बेस्ट दीजिए। और ये बिल्कुल परेशान नहीं होइए छोटी-छोटी बातों से, बड़ी-बड़ी बातों से कि क्या ज़िंदगी में हो गया है। ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी बेहतरीन है, इस खूबसूरत ज़िंदगी को खुश रह के गुज़ारना है। और जैसे कि हमने कहा कि खुशियाँ भी आती हैं, जब खुशियाँ आती हैं तब भी अल्लाह को याद करना है, शुक्र अदा करना है, और जब मुश्किल आ जाए तब भी अल्लाह को बहुत याद करना है कि या अल्लाह ये मुश्किल का वक्त आ गया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुशी में भी अल्लाह को याद करें ताकि अल्लाह ताला आपके साथ आपके मुश्किल वक्त में भी खड़े हों। तो इन्हीं खूबसूरत मैसेजेस के साथ अपने प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। आज हमारे शो पे सबसे पहले आए हैं जी उबैद खान, जो कि ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ लाहौर से, जिनसे आज हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पे। तो वेलकम टू द शो उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा, मैं मौसम की सूरत हाल के मुतालिक अगर बात करूं तो पिछले 3 रोज से काफी अच्छी खासी गर्मी शहर के अंदर मौजूद है और हीट व्यू अलार्मिंग सिचुएशन है। और शहरियों को भी माहिरीन जो है उनकी जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से निकलते वक्त खासकर गैर जरूरी सफर से आप इज्तनाब करें। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और धूप से बचाव के लिए ठंडे मकामात का इंतखाब आपने जरूर करना है। और दूसरी जानिब शहर के अंदर पिछले 3 रोज से जो दर्जा हरारत हमने रिकॉर्ड किया है वो 46 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। शदीद हबस गर्मी का मौसम है, सूरज आबोताब के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो परेशान और अलमी की बात है कि शहर के अंदर जिस तरह से ही गर्मी का पारा हाई होता है, दर्जा हरारत के अंदर इजाफा होता है, तो गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और शहर के अंदर वक्फे वक्फे से गैर अलानिया लोड शेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मुतअद्दिद मकामात तो ऐसे हैं कि जहां पर 6 से 7 घंटे भी बिजली गायब रहती है और मुख्तलिफ तो कुछ ऐसे मकामात भी शहर के अंदर मौजूद है जहां पर 1 घंटा अगर बिजली मौजूद है तो अगले 1 घंटे मौजूद नहीं है, जिससे न सिर्फ कारोबारी निजाम दरहम बरहम होकर रह चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ मामूलाती जिंदगी शहरियों के इंतहाई मुतासिर हैं। शहरी सरापा एहतजाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इतनी हबस और गर्मी के मौसम में खासकर अगर बिजली चली जाए तो यकीनन जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एनीवे, लेकिन मौसम की सूरत हाल और मौसम का अहवाल बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि आज खुशी की खबर ये है कि आज तेज गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कान मौजूद हैं और शहर के अंदर जो ये दर्जा हरारत है इसके अंदर नुमाया कमी देखने में आएगी। और आज जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत अभी तक जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर ये हवाएं नहीं चलती हैं, अगर आलूद हवाएं तेज नहीं चलती हैं और मौसम जो अपने तेवर चेंज नहीं करता है तो यकीनन जो है कि इसके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी को देखते हुए ही शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जरूर करें और यकीनन गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और उसके साथ साथ छांव का इंतखाब करें। अगर आप वाहिद जरूरी काम से निकलते हैं तो छांव का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी या अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, सन गिलासेस का इस्तेमाल जरूर करें। ये तमाम सिचुएशन है शहर के अंदर और अभी जो हवा का तनासुब है जिसके अंदर हम देख रहे थे कि हवा का तनासुब जो काफी कम था पिछले रोज से, उसके अंदर किसी हद तक इजाफा हुआ है। अभी जो 14 किलोमीटर पर और की रफ्तार से तेज हवाएं शहर के अंदर चलना शुरू हो चुकी हैं और मौसम का हाल अहवाल बताने वाले ये बताते हैं कि आज बहुत चांसेस मौजूद हैं कि आज गर्द आलूद हवाएं और तेज झक्कड़ आंधी और तूफान आने के इम्कान मौजूद हैं, जिसके बाद बाइक जो है कि बारिश होने के चांसेस भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बारिश होती है तो शहरियों के चेहरे जो इस वक्त मायूसी जिनके ऊपर छाई हुई है ये दोबारा से खिल उठेंगे और मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। तो मौसम को देखकर हम कह सकते हैं कि लाहौरिये जो है वो मुख्तलिफ प्लान तरतीब देते हैं जिसमें खाने पीने के प्लान होते हैं और उसके अलावा जो फैमिलीज को लेकर खासकर बच्चों की छुट्टियां हैं
तो उसको देखते हुए ही मुख्तलिफ पार्कों का रुख भी किया जा सकता है। मगर अभी तक जो रुख है वो स्विमिंग पूल का किया जा रहा है। शाम के औकात में खासकर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो स्विमिंग पूल्स हैं वहां पर एक काफी खासा रश दिखाई देता है हमें। लेकिन उसके साथ अगर शहर की मौजूदा सूरत हाल जो है कि अभी तक तो गर्मी है, हबस है और शहर के अंदर हवा चल रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस हवा के बाइक जो है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसके अंदर कमी आई है। जी जी बिल्कुल। और अच्छी जो न्यूज़ ये है उबैद खान के चांसेस हैं कि बारिश भी होगी और मौसम भी उससे बेहतर होगा, बावजूद इसके कि टेम्परेचर बहुत हाई है, 3-4 दिनों से बड़ी गर्मी का सामना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुशखबरी भी है कि बारिशों का सिलसिला जारी हो सकता है। देखिए उज़मा, एक स्पेल महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुरू होने जा रहा है और उसको प्री मानसून और मानसून का ये स्पेल है और यकीनन इसका आगाज जो है वो होने जा रहा है। और जिस तरह गर्मी को लोगों ने बर्दाश्त किया और जिस तरह से शहर के अंदर गर्मी के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा था तो शहरी बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने जो दुआएं मांगी हैं यकीनन कह सकते हैं हम कि अब वो रंग लेके आने वाली हैं और उनकी दुआओं का ये असर है कि शहर के अंदर अभी जो दर्जा हरारत है उसमें हल्की कमी महसूस हुई है और तेज हवा जो है इस वक्त चल रही है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी तक के मुकम्मल तौर पर प्रिडिक्शन नहीं है कि बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी शहर के अंदर। अगर यही सूरत हाल रही तो कहेंगे कि कुछ कमी रूनुमा जरूर हुई है। और शहर में लाहौर शहर है, हैवी ट्रैफिक लोड यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैक्ट्रियां मौजूद हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूनिट्स मौजूद हैं कि जिन्हें कहा जा सकता है कि वो गर्मी के अंदर इजाफा करते हैं। ये बारहा कहा गया है, यहाँ पर माजी में हमने देखा था कि पिछले साल एक कैंपेन चलाई गई थी और कहा यह गया था कि अपने घरों के अंदर और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी का एक दरख्त कम से कम इंसान जरूर लगाए ताकि जो ये टेम्परेचर है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर है शहर के अंदर, इसमें काफी कंट्रोल रहेगा उसके बाइक से। और दूसरी जानिब बात करें तो शहरियों ने किसी हद तक जिम्मेदारी अदा की थी और लेकिन अब जिस तरह से मकान पक्के हो चुके हैं, लोगों के पहले कभी माजी में घर कच्चे थे तो इस तरह की जो सिचुएशन थी, ना इतना हीट व्यू महसूस होता था ना गर्मी महसूस होती थी, लोग नॉर्मल जिंदगी भी गुजार लेते थे। लेकिन अभी जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल इस बाइक पे हो चुका है कि ट्रैफिक लोड है और जब आप रोड के ऊपर मौजूद होते हैं या उसके अलावा जो आपके करीबी मार्केट्स हैं तो वहां पर काफी गर्मी और उसकी शिद्दत महसूस होती है। यकीनन जिस तरह से हम देखते हैं कि गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफा होता है, लेकिन अलविया की बात यह है कि इसी तरह से जो वापदा के मुख्तलिफ फेटस हैं मुख्तलिफ होते हैं, उसके साथ साथ जो वापदा की तलब और रसद है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। बिजली चोरी बहुत बड़ी तादाद में होती है, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाता है, लेकिन ताहम उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते हैं, तो जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो उसका सामना शहरियों को करना पड़ता है पिछले कई रोज से। और जो ये रात गुजरी है इसमें मैंने खुद भी ये फील किया, नोट किया कि 1 घंटे बिजली आ रही थी, 1 घंटा बिजली जा रही थी, तो जिससे शहरी काफी परेशान थे। आज सुबह सवेरे मैं मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि अभी तक मार्केट मुकम्मल तौर पर नहीं खुली है, जिसके बाइस शायद ये वजह कहा जा सकता है कि शहरियों की नींद जब वो मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होगी तो वो मेंटली तौर पर और जिंदगी उनकी जो है वो मुतासिर होगी, ये भी एक फैक्टर है। और दूसरी जानिब अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के अंदर आज तब्दीली हो सकती है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया उबैद। तब्दीली आ सकती है, मौसम अपने तेवर जो है वो चेंज कर सकता है। बहुत शुक्रिया उबैद हमारे साथ न्यूज़ शेयर करने के लिए, वेदर की रिपोर्ट हमें देने के लिए लाहौर से, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में भी काफ़ी रेज हुआ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बारिशों का स्पेल होने वाला है जिससे मौसम में तब्दीली आएगी और मौसम बतदरीज बेहतर होगा। जी अब हमारे साथ मौजूद है राना उमैर, जिन्होंने जो है रिपोर्टर रोज न्यूज़। जी वेलकम टू द शो राना। जी थैंक यू मैम। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैम अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो क्या न्यूज़ है आज कौमी इक्तिसादी सर्वे को लेके? जी बिल्कुल, आज एक इम्पोर्टेंट डे है कह सकते हैं हम अपने इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से।
आज चूंकि कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा सुपहर, जो वजीर खजाना पाकिस्तान सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ये सर्वे जारी करेंगे। इसके कुछ खिद्दोखाल सामने आए हैं, वो आपको बताऊंगा किस चीज़ में तरक्की की शरह बढ़ी है, किस चीज़ में डेवलपमेंट कम हुई है, कौन सी चीज़ रेगुलर हुई है और कौन सी इनरेगुलर हुई है। तो सबसे पहले तो ये मुआशी जो हदफ मुकर्रर किया गया था, जो ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले IMF, आलमी बैंक और ADB इस चीज़ की कर चुके थे कि जो पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू है उसका जो हदफ मुकर्रर किया गया है 4.2%, उस पे नहीं पहुंच सकेगा पाकिस्तान की जो भी रिसेंट सिचुएशन चल रही है। तो वही हुआ, हमने देखा गुज़िश्ता रोज अहम खिद्दोखाल सामने आए। तो पाकिस्तान की जो मुआशी शरह नमू का हदफ था, जिसको हम GDP कहते हैं, जो GDP ग्रोथ है, वो 3.7% पर बरकरार रही। वो कहा यह जा रहा था कि उम्मीद भी ये जाहिर की जा रही थी कि 4 या 4 से क्रॉस वो कर जाएगी, लेकिन अब जो GDP ग्रोथ है वो 3.7% पर बरकरार है। इसके अलावा जिन शोबों में तरक्की रही, इजाफा हुआ, उसमें सबसे पहले ज़री शोबा है, जिसमें जो ग्रोथ का हदफ उसमें रहा वो 4.5% रहा। जो तरक्की की शरह रही पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर, वो सिर्फ 2.8% रही। इसके अलावा जो स्टॉक, लाइव स्टॉक था, उसमें 4.2% रही। जो माहीगीरी का शोबा है उसमें 3% रही। मादनियात जो एक डिपेंडेंट कंट्री होती है उसमें 3% का इजाफा हुआ। सिर्फ सनती शोबे में 3.5% का इजाफा हुआ। हाँ, जो महंगाई की शरह इंक्रीज हुई थी, रिसेंटली हमने देखा साल के अंदर जो इंक्रीज हो रही थी उसमें काबू रहा। वो भी हमने देखा कि 11 महीनों के अंदर उसमें 7.25% वो महंगाई रही। इसके अलावा तालीम, जो एजुकेशन है, वो 4.5% रही। जो वीट, गंदुम है, वो 4.3% रही। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी जो आपकी इन्होंने आपने जो शेयर की हैं, GDP ग्रोथ से लेके तरसीलात में इजाफा और फ़ीकस आमदन, इस पे क्या वो है कि आपको लगता है कि महंगाई का कोई इस पे अंसर आपको कम होते हुए नज़र आ रहा है? जबकि कहा जा रहा है कि औसत महंगाई जो थी 7.50% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। तो कुछ अशारिया है, कोई पॉइंट % के हिसाब से जो दिखा रहे हैं कि वो कम हुई है, लेकिन मई में फिर दोबारा कह रहे हैं कि महंगाई की माहाना शरह 11.66% तक जा पहुंची है। तो ये आपको क्या लग रहा है, कुछ इन्होंने क्या प्रिडिक्शन की है कि इसमें कमी आएगी, ज़्यादा होगा, क्या इश्यूज होंगे और कैसे कैटर करना है? देखें, गुज़िश्ता रोज कौमी इक्तिसादी कौंसिल में जो औसतन महंगाई का जो हदफ रखा गया था वो 8.2% रखा गया था, जिसकी मंजूरी भी बाकायदा इजलास में दी जा चुकी है। ये 11 महीनों का डेटा है, ऑब्वियसली इसके अंदर मई का डेटा नहीं है। जब वो मई का डेटा सर्वे में इंक्लूड होगा तो वो महंगाई की जो परसेंटेज कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में रखी गई थी 8.2%, तो वो क्रॉस होकर 8.4% पर भी जा सकती है। अभी ये 11 मंथ का डेटा मौसूल हुआ जिसमें महंगाई औसतन तकरीबन 7.5% रही। तो जब मई का महीना इसमें इंक्लूड हो जाएगा जून के हवाले से, तो ये महंगाई 8% क्रॉस हो जाएगी। इसके अलावा ऑब्वियसली जब तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, और इसकी मेन वजह जो बताई जा रही है जिसमें महंगाई में काबू रहा अप्रैल और मई के महीने में, तो इसमें थोड़ी सी हमारी जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई थी, इंपोर्ट में थोड़ी सी नुमाया कमी आई थी। लेकिन ओवरऑल 11 महीनों का डेटा देखा जाए तो हमारी इंपोर्ट 65% इंक्रीज हुई हैं, और जस्ट जो एक्सपोर्ट हैं वो 35% डिक्रीज हुई। अगर इनका डेटा शेयर किया जाए तो 65.3 अरब डॉलर की इंपोर्ट हमारे पास गई, और जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ 35.3 अरब डॉलर तक रही। इसके अलावा जो फिकस आमदन है जिसमें जरी और सनती शोबे हैं, इसमें हमारी डेवलपमेंट कम हुई, इसमें तरक्की कम हुई। उसकी बेसिक वजह यही थी कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी उसकी तादाद में तकरीबन 6 से 5% जो है वो नुमाया कमी हुई, और 9 से 10% हमारी इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई। जी, ऐसा ही है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। अजीब, गुर्बत जैसे 2 दिन पहले उन्होंने शेयर की थी 45% थी, क्योंकि अब इसमें मई का डेटा भी इंक्लूड होना शुरू हो गया है, खिद्दोखाल सामने आएंगे, मजीद तफसीलात भी सामने आएंगी, तो वो मे भी 47, 48, 49%
जो है वो महंगाई की शरह, गुर्बत की जो शरह है वो भी इंक्रीज होगी। जो महंगाई की शरह रखी गई थी, IMF का 2 चीज़ों पे बेसिक हदफ रखा गया था। एक तो GDP ग्रोथ थी और दूसरी महंगाई थी। महंगाई की शरह IMF के मुताबिक 6.5 रखी गई थी, जो कि अप्रैल और मई तक रखी जानी थी। हुकूमत इन दोनों चीज़ों में नाकाम हुई। GDP ग्रोथ 4.2% का हदफ कंप्लीट नहीं कर सकी, वो 3.7% तक रही। और जो महंगाई की शरह बताई गई थी IMF आलमी बैंक के मुताबिक, वो 6.5% पर रखनी थी, वो भी उस पे हुकूमत नहीं कवर कर पाई। वो भी तकरीबन 7.5% तक इंक्रीज हुई महंगाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमारे पास भी न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है कि अब एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़ायद की आबादी जो है वो गुर्बत का शिकार है। और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में गुर्बत के बारे में ये बात मुतवक्के है कि एक आम आदमी को ज़िंदा रहने के लिए इसकी बुनियादी ज़रूरियात मैसर नहीं हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा ख़तरनाक हद तक हो रहा है। बिल्कुल, कल एक अहम इजलास था जिस सदारत वज़ीर आज़म कर रहे थे। 2 से 3 चीज़ें बेसिकली मशीर ख़ज़ाना KPK भी उसमें इन्वॉल्व थे और सिंध के भी वज़ीर आला आए थे। तो 2 सूबों के अहम इश्यूज़ थे, उस पे डिस्कशन हुई, जिस पे वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि इस पे काम होगा, सरमायाकारी इंक्रीज़ होगी, रोज़गार के मौक़े दिए जाएंगे। वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी हैं, उनकी जानिब से मशीर ख़ज़ाना की ये क़िदो-क़ाल पेश किए गए। जो बेसिक मसाइल हैं KPK के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, क्योंकि मरियम नवाज़ कल वीडियो लिंक के थ्रू उसके अंदर हुई। और इसके अलावा 2 से जो चूंकि वफाक की जानिब से 1200 अरब रुपए का एक जो हदफ है, मालियाती हदफ, वो भी कहा गया था, जिसमें सूबे एग्री हुए 180 अरब रुपए अब KPK अपना हिस्सा देगा। तो मसाइल की सॉल्यूशन की तरफ में भी चांसेस हैं जाएं, जिसमें रोजगार थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होंगी। तो 2 से 3 चीजें जरूर वजीर आजम ने उनको यकीन दहानी कराई है। पंजाब के इशूज जितने भी हों, KPK के हों, सिंध के हों, बलोचिस्तान के हों, तो कुछ तरक्याती हदफ रखा गया है जिसमें माशी जो मिसाइल हैं वो कम होंगे, माशी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। तो 3 से 4 महीने के अंदर इसमें वर्किंग होगी। तो अब देखना आगे ये होगा कि ये क्या इस पे पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, क्या इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, मसाइल कम होंगे, वसाइल का ज़िया कम होगा और मसाइल की तरफ जाना होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्या कोई न्यूज़ है कि कब तक बजट को पेश किया जाएगा? क्या किसी कोई डेट की कोई शेयर की गई है या कोई अंदिया दिया गया है कि कब बजट को हमें पेश किया जाएगा? देखें, होप चांसेस तो यही हैं कि कल इंशाल्लाह पेश हो जाएगा। वज़ीर आज़म भी होप सो हैं, तारिक फजल चौधरी की जानिब से भी यही कहा गया। चूंकि आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जा रहा है 2025-26 का, तो सर्वे उसी टाइम जारी किया जाता है जब बजट की तैयारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हो। तो आज 2 से 2:15 बजे कौमी इक़्तिसादी सर्वे इस्लामाबाद में जारी किया जाएगा। तो जो जितनी भी श्योरिटी है बजट के हवाले से 12 जून को, जो कि कल है, उसमें होप सो हैं कि कल की डेट फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच राना उमैर, हमारे साथ बजट के ऊपर शेयर करने के लिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इक़्तिसादी सर्वे के मुतल्लिक ना सिर्फ है बल्कि जो हमारा बजट आ रहा है उसके मुतल्लिक भी ये हमारे साथ शेयर किया गया है। कुछ शेयर करते हैं आपके साथ न्यूज़ जो कि हमारी टीम ने आपके लिए निकाल कर रखी हैं। अगेन वेदर के मुतल्लिक न्यूज़ है। पंजाब में शदीद गर्मी की लपेट में, लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक मुतवक्के। पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि सूबे के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह ही से सूरज की तपिश में इजाफा देखने में आया, जबकि सुबह के वक्त दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड था। शहर में दिन के साथ साथ रातें भी गैर मामूली तौर पर गर्म होने लगी हैं और आइंदा 1 से 2 रोज़ के दरमियान गर्मी की शिद्दत में बतदरीज मजीद इजाफा मुतवक्के है। PDM के मुताबिक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारवाल, ओकाड़ा, कसूर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफे का इम्कान है।
और साथ साथ हुकाम ने शहरियों को ये भी हदायत की है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप में जाने से गुरेज करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये जो वेदर है, ये आपको पता है ये प्रिडिक्टिव होती है इन महीनों में, स्पेशली आपका जब स्टार्ट होता है जून, जुलाई, अगस्त, ये काफ़ी आपके टफ़ महीने होते हैं। तो थोड़ा सा हमने बर्दाश्त करना है गर्मी को, क्योंकि हैं ही हम गर्म इलाकों में। तो साथ साथ लेकिन ये कीजिए कि प्रिडिक्टिव मेजर्स कीजिए, स्पेशली सुबह से शाम तक जो आपका गर्मी होती है उसके अंदर ना अपने सर को कवर करें और डायरेक्ट धूप में जाने से गुरेज करें। अगर आपने जाना ही है तो पी कैप या सर के ऊपर कोई रुमाल, या इवन अगर ज़्यादा गर्मी है तो गीले रुमाल को सर पे रखिए ताकि आप गर्मी से बच सकें और अपने आप को जो इसकी ना हीट वेव आया हुआ है, ये तपिश आई हुई है, इससे बचा सकें। साथ साथ पानी का बहुत इस्तेमाल करें। ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, जो मीठे जूस होते हैं नेस्ले के, वो करते हैं, वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा हो तो शिकंजबीन या हमारे जो लोकल या हमारे देसी ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर आपके सत्तू का ड्रिंक है, लस्सी है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी को ना सिर्फ ठंडा रखते हैं, साथ साथ जो फालसे का जूस है उसके लिए भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ही चीज़ें दी हैं। आपका वाटरमेलन है, उसका तरबूज है, इन चीज़ों का जूस पीजिए जिससे ना आपकी ना सिर्फ बॉडी को अफादियत हो, सेहत हासिल हो और साथ साथ जो गर्मी है ना उसका भी तोड़ हो सके। तो अभी जी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज़ हैं जो हमने आपसे करनी है शेयर। सो सी यू आफ्टर a short break। जी हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है, और साथ ही ये कि नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर मौशियात हैं, और वो बात करने लगे हैं आज बजट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि बजट की न्यूज़ है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्या होने वाला है, क्या इस पे चलने वाला है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं नईम सिद्दीकी साहब को। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। नईम साहब, सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम चलते हैं ज़रा इन न्यूज़ की तरफ जो कि आजकल बड़ी इन है और सब जानना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नईम सिद्दीकी है जी। मैं साबिक डायरेक्टर हूँ इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा। उसके अलावा इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर मेंबर हूँ। मेरा बिज़नेस से ताल्लुक़ है, तो मैं एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन और आईटी के बिजनेस से मेरा जो वास्ता है। उसके अलावा मैं टीवी पे इकोनॉमी के ऊपर कुछ तज़किये वगैरह देता रहता हूँ, और बेसिकली जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत और आवाम के दरमियान जो गैप है, ख़ास तौर पे टैक्सेस के मामले में, उसको किस तरह पॉजिटिवली ब्रिज किया जा सकता है, और किस तरह जो आवाम है उन पे टैक्सों को बोझ कम करने के लिए हुकूमत को क्या सिफारिशात दी जा सकती हैं, और हुकूमत से क्या दरख्वास्त की जा सकती है कि वो टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाए कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो फिस्कल डिसिप्लिन है और जो हमारा बजट का खसारा है उसको हम दूर कर सकें। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नया माली साल है उसकी जो बजट की तैयारी है, आपको क्या लगता है, क्योंकि हर कोई परेशान हो जाता है बजट की ना न्यूज़ सुनने से, तो क्या प्रिडिक्शंस हैं कि बजट में क्या चीज़ शामिल होने वाली है? उसमें देखिए, ये जो बजट है ना, पिछले हम 50 साल से देख रहे हैं बजट आता है, और एक बजट जो है ना अब एक बजट फेस्टिवल बन गया है, और इसकी बड़ी तैयारी शुरू हो जाती है, इसके ऊपर बड़ी क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं, हर कोई अपनी राय दे रहा होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर आज तक कभी भी मुनाफे का बजट नहीं आया। जब भी बजट आया खसारे का बजट ही आया है, और हुकूमत के पास शायद इतने वसाइल नहीं हैं कि वो मुनाफा कमा सके और वो उस मुनाफे से आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च कर सके। हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी इकॉनमी जो देखा जाए तो 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, और ये एक बहुत बड़ी फोर्स है, और इसका अगर आप पॉजिटिव देखा जाए तो हम इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे 14 करोड़ यंग लोग हैं जो कि जॉब्स की तलाश में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में उनको ज़रूरत है कि वो किसी अच्छी जगह जॉब करके मुल्क की जो माशी हालात हैं उनको बेहतर कर सकें। लेकिन अभी देखिए, जो हमारी फॉर्मल इकॉनमी है ना, वो शदीद दबाव का शिकार है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं।
एक तो ये है कि अभी देखें ख़ास तौर पे अगर इस हम बजट की बात करें तो इससे पहले ये जो ईरान और यूएस की वॉर हुई है, इससे बड़ा मौशी दबाव आ गया, ना सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर बल्कि इस खित्ते के अलावा पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मौशी दबाव का शिकार है। अगर देखा जाए तो दुनिया अब जो है ये मिलिट्री की जो जंग है इससे हट के मौशी जो जंग से बचने की कोशिश कर रही है। और दुनिया का ख्याल ये है कि ये जो मौशी दबाव है या ये जो डिबेकल है ये उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि जंगों में होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि तेल जो है वो $65 से $100 $125 तक चला गया। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, अपने हरमोज बंद है, उसी वजह से एक कलेक्टिव इम्पेक्ट हमारी इकॉनमी पे भी आ गया और हमारा भी जो ट्रेड डेफिसिट है उससे बढ़ेगा, हमारे पे जो बाहर की जो पेमेंट्स करनी है उसका बोझ बढ़ रहा है। तो ये भी एक सेक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे जो लोकल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा है और आमदन बहुत कम है। मसलन अगर आप देखे जाए तो एफबीआर का बजट जो इस दफ़ा कलेक्शन का है वो 15 ट्रिलियन का है और उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे लेवीज़ है ये 1700 अरब की ये है, 1.7 ट्रिलियन 17,000 अरब। उसके अलावा जो अगर आप देखें तो जो हमारी और रेवेन्यू जो सूबों से भी मिलता है तो हम तकरीबन 18-19 ट्रिलियन जो है इकट्ठा करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा जो है डेट सर्विसिंग का है, यानी कि हमारी हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए ना उन कर्ज़ों की पेमेंट पे हम तकरीबन 8-9 हज़ार अरब खर्च करते हैं, जो कि हमारे डिफेंस से भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमें डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए क्योंकि इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं। इसके अलावा PSDP है, उसके अलावा हमारे सर्कुलर 6,000 अरब की हमारे सर्कुलर डेट्स हैं और उससे हम जान ही नहीं अभी तक छुड़ा चुके। तो ये अब बजट की तरफ जब हम आते हैं तो बजट में जो बुनियादी चीज़ देखने वाली है वो आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। आम आदमी से मुराद यही है कि वो लोग जो उनकी तनख्वाह या जिनकी आमदन 50,000 रुपये से कम है, और ये हमारा तकरीबन 90% तबका मुल्क का ऐसा है जो 50,000 या 60,000 से नीचे जिनकी आमदन है, उनके लिए हुकूमत बजट में क्या करेगी। सवाल ये है उनके लिए बिजली की प्राइस क्या कम होगी, गैस कम होगी, पानी की सहूलत उनको मिलेगी, उनको तालीम की, ट्रांसपोर्ट की, सेहत की सहूलत क्या उन्हें मिलेगी। ये है बजट। बजट का मकसद जो है वो आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचाना है। आप अमीर आदमी को फ़ायदा पहुँचाएंगे तो वो तो अब अमीर आदमी तो हमेशा से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कई एरियाज ऐसे हैं जिन पर टैक्स नहीं लग रहा और कई एरियाज ऐसे हैं जिन पर बार बार टैक्स लगता है। मतलब अब बिज़नेस कम्युनिटी जो इस वक्त है वो इंतहाई शदीद तनाव का, दबाव का शिकार है, डिप्रेस है। इसलिए एक तो दुनिया के हालात ठीक नहीं है, दूसरा पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं कि 35 से 40% इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम एक कंसेंसस डेवलप करें पूरे मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो हुकूमत है, सियासतदान है, वो सब मिलकर बैठें और देखें कि हम इस मुल्क को इसकी जो माशी हालत है उसको कैसे बेहतर। आप देखिए आप जो है ताजरों पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जुल्म हो रहा है, उनकी जो शॉप्स हैं उनके ऊपर आगे रेड्स हो रही हैं, उनकी फैक्ट्रियों पे रेड्स हो रही हैं, FBI उनको तंग कर रहा है। एक ऐसा असूल वाज़ेह किया जाए कि जिससे मतलब उनकी इज़्ज़त नफ्स को महफूज किया जाए, उनकी दुकानों पे छापे नहीं मारे जाएँ, उनको बुला लिया जाए, उनको कहा जाए कि आपसे हमें ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप इनको दूर करें। और फिर जब कोई ऐसी इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं हमारे मुल्क में, फेडरेशन है, यूनियंस हैं, फिर आम सतह पे जो मराकज़ हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ द सिटीज़ हैं, उनकी यूनियन है, उनको बुला के लें ताकि लोगों का हौसला बढ़े। इस तरह खौफ की फ़िज़ा से अगर आप टैक्स लेने की कोशिश करेंगे तो इससे मुल्क में तरक्की नहीं होगी, लोग कारोबार छोड़ देंगे। देखिए मेन मकसद ये है, देखिए किसी भी मुल्क में, ख़ास तौर पर हमारे इतनी आबादी वाले मुल्क में जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। आप अपनी यूथ को आगे क्या एम्प्लॉयमेंट देंगे। देखिए अगर आप इस तरह डिस्करेज करेंगे और जो सनत है वो इस वक्त वाहिद ज़रिया है, देखिए गवर्नमेंट के पास 5-6 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ नहीं हैं,
लेकिन जब आपने करोड़ 2 करोड़ नौकरियां देनी है तो वो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, उनको आपको लिवरेजेस देनी पड़ेगी, तो तब जाके आपका मुल्क जो है उस लाइन पे चलेगा। अब देखें तामीराती शोबा है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, सनत है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर है वो टैक्स नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन है, इसको दूर किया जाए और जो आम शख्स के हालात है उसको उसकी तरफ बेहतरी क्या क्या किया जा सकता है वो है, दैट इज़ बजट। ये बजट नहीं है कि आप कहेंगे जी गाड़ियों पे ड्यूटियाँ कम कर दें या ज़्यादा कर दें या अमीरों को फैसिलिटेट कर दें, या इनडायरेक्ट रिग्रेसिव टैक्स रिजीम जिसको हम कहते हैं ना, ये आप जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि आपने बिजली के बिल पे टैक्स लगा दिया गया। अब देखिए एक आदमी है उसकी तनख्वाह ही 20,000 रुपये है या 30,000 रुपये है, उसके बिजली के बिल में टैक्स लग के आएगा वो तो रिफंड नहीं ले सकता क्योंकि उसमें तो टैक्स लागू ही नहीं है। तो उसके पास करोड़ों अरबों रुपए आपके पास ऐसे लोगों के जमा हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको एक अच्छे माशरे के लिए, एक अच्छी कम्युनिटी के लिए, एक अच्छे मुल्क के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि जो हमारी मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारी जो बड़ी लीडरशिप है, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको टारगेट दें, उनसे मशावरत करें, उनसे देखें कि भाई हम किस तरह इस मुल्क के जो कारोबारी हालात हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। आपको हमसे क्या मुराद चाहिए, आप हमें उसकी तजावीज़ दें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अभी देखें, अब ये बजट आ रहा है, इसमें अब PSDB पे कट लगेगा, इसे कुछ 800 अरब रुपए का कोई फिस्कल गैप है जो गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान, जिसकी मुशावरत अब तय हो गई है। तो पंजाब को 520 अरब गवर्नमेंट को फेडरल को देगा, इस तरह जो सूबा KPK है वो 1200 अरब देगा, इस तरह सिंध भी पैसे देगा। तो गवर्नमेंट के पास 700-800 का जो, लेकिन इसका जो दूसरी साइड देखेंगे तो ये तो इसमें जो तामीराती या तरक्याती काम है वो रुकेंगे, मतलब शायद सड़कें ना बने, चाहे हॉस्पिटल ना बने, चाहे स्कूल ना बने। देखिए यहाँ पे बुनियादी तौर पे हम सबको मिलकर ये देखना है कि आने वाला वक्त जो है ना वो इकनॉमिकली बहुत मुश्किल है। उसमें महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप देखिए इस्लामाबाद में हम रहते हैं, हम इतना महंगा शहर हो गया है कि समझ ही नहीं आती कि लोग यहाँ कैसे गुजारा करते हैं। इसी तरह पूरे मुल्क का हाल है। इसी तरह बैरून मुल्क भी आप जाएँ, अब जब आपकी एक्सपोर्ट महंगी होगी और बाहर के मुल्क में भी रिसेशन होगा तो वहाँ भी लोगों की बाइंग पावर कम होगी। जब वहाँ भी एक परचेज प्राइस या लेवल जो लोगों का कम होगा तो वो सब मुल्क सफ़र करेंगे जो उनको एक्सपोर्ट करें। तो वहाँ पे कामयाब वही होगा जो ज़्यादा कंपेटिटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा और उसके पास स्टॉक होगा। हमारे भाई ये तीनों चीज़ों का हम जो ना मुश्किलात पेश हमें आ रही हैं क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट बेस है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले जो बजट है उसमें गवर्नमेंट तो गरीबों का ख्याल करे। गरीबों से देखिए इस वक्त मिडिल क्लास आदमी भी गरीब की कैटेगरी में ही आता है। आप 40,000 रुपये में कोई बजटिंग नहीं बना सकते, कोई बजट 40-50 हज़ार रुपये नहीं बन सकता। किसी भी घर का जिसके 2 बच्चियों को किराए का घर में रहता हो नहीं हो सकता। ये रखे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको मुराद दे, एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दे क्योंकि एक्सपोर्ट एक ओनली वाहिद ज़रिया है जिससे हम इस मुल्क को रेवेन्यू कमा के दे सकते हैं। तो हम फिर IMF से या बाईलैटरल मल्टीलैटरल जो हम कर्जे लेते हैं, एड लेते हैं, वो हम ना लें। तो इसके ऊपर जो इस बजट को मेरा नहीं ख्याल कि इस बजट में कोई टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा बिल्कुल। लेकिन पूरा साल जो टैक्स लगते रहते हैं, अब जो पेट्रोलियम लेवी पे आप 120 रुपये के करीब जो दे रहे हैं तो ये टैक्स ही है ना, ये सारा साल लगता रहता है। इस तरह गवर्नमेंट कोई ना कोई चीज़ बीच में बढ़ा देती है। अब GST बढ़ाने की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि GST बढ़ेगा। लेकिन जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि आपका मार्कअप रेट पीछे बढ़ गया 100 बेसिस पॉइंट से। आने वाले वक्त में भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है महंगाई की वजह से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक जो है इंटरवीन करेगा। फिर हमारे ऊपर IMF की तलवार है, ये IMF ड्रिवन बजट है। अभी भी ये जो भी इक़दाम मैंने भी आपको बताए हैं जो हो रहे हैं इसमें IMF की अप्रूवल चाहिए। तो IMF जब अप्रूवल होगी तो उसके बाद ये बजट पेश होगा। बजट पेश होने के बाद फिर जो है अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को जो FBR की वजह से इस वक्त परेशानियाँ आ रही हैं उनको दूर किया जाए। हुकूमत जो है उनको एतमाद में ले
और इनको एम्पावर्ड करे, क्योंकि यही वाहिद लोग हैं जो आने वाले वक्त में आपको टैक्सेस देते हैं। उनके टैक्सेस के ऊपर इकॉनमी मुल्क की चलती है और हर बंदे का फ़र्ज़ है कि हुकूमत को टैक्स दे, और हुकूमत को भी चाहिए कि जो इस वक्त टैक्स के रेट है 60% से ऊपर जो है इस वक्त टैक्सेस के रेट हो गए हैं। इवन AOP का टैक्स का रेट 45 से 49% तक चला गया है। इस सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जिसको इस बजट में देखना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के ऊपर आपको ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी। और हमारी इसमें एक जिसको कहते हैं ना, आपको बहुत बड़ी चेंज लानी पड़ेगी, और हमारी जो यील्ड है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम कॉटन को कैसे दोबारा ग्रो कर सकते हैं। हमारा तो एक फ्लैगशिप जो क्रॉप थी हमारी कॉटन, वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। आलमोस्ट हम 1/4 पे आ गए हैं अगर आज से 30 साल पहले कंपेयर करें। उसकी जगह हम ऐसी क्रॉप्स लगा रहे हैं कि जो कि ज़मीन के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और इकॉनमी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, वो इस वक्त बैठे हैं और अपना मौज़ना उन ममालिक से करें जो कि किसी वक्त हमसे बहुत पीछे थे और हम उनसे बहुत आगे थे, जबकि अब इस वक्त वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उनका मुकाबला शायद अब नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये थी कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, वो अल्लाह का शुक्र है नहीं है। दूसरा, अब हम स्टेबिलिटी फेज़ में हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ग्रोथ फेज़ में कब जाएंगे, हम तरक्की कब करेगा। अभी आप कहते हैं जी इकनॉमिक सर्वे में कि जब 2.7% आपकी ग्रोथ हुई है, तो 2.5% तो आपकी आबादी बढ़ रही है, तो आपकी तो GDP ग्रोथ 0 है। तो ये जो चीज़ है इसको इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इसको देखना कि हम अपनी आबादी पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम इकॉनमी में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे बिजनेसेस कैसे बेहतर हो सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री कैसे बेहतर हो सकती है, हमारी ट्रेड कैसे बेहतर हो सकती है, और हम टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम कैसे ला सकते हैं। जब बता देंगे ना, हुकूमत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो टैक्स की शरह को बुलंद करे, वो मकसद ये है कि टैक्स का बेस को ब्रॉडन करे, टैक्स की शरह को कम करे, और उससे आप देखिएगा कि टैक्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग जो है ज़्यादा टैक्स देंगे और वॉलंटरी लोग टैक्स में आएंगे। अभी देखें गवर्नमेंट ने अभी ट्रेडर्स के लिए एक स्कीम निकाली है कि जो 20 करोड़ तक की जो ट्रांजेक्शन करने वाले लोग हैं उनको 1%। आई होप कि ये बड़ी इंकरेजिंग है, इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि उनको सिर्फ एक फियर होता है कि हमें देखें सन 2000 में सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी, वो इतना टैक्स इकट्ठा होता था, लोग कारोबार भी कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। आजकल किसी को सुबह उठ के ये नहीं पता कि आज मेरी दुकान पे FBR वाले आ जाएंगे, आज मेरी दुकान पे ये हो जाएगा, रेड हो जाएगी। तो ये जो फियर है ना, ये आपको डिस्करेज करेगा, और इसमें नुकसान एक आदमी का नहीं है, उस एंटरप्रेन्योर का नुकसान नहीं है जो दुकान खोल के बैठा है। वो तो अपना पैसा जो समेटेगा किसी और तरफ चले जाएगा, वो जो उसके पास 10, 15, 20 बंदे काम करते हैं उनका रोज़गार चले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी ये है कि आप रिस्पेक्टेबल जॉब्स को क्रिएट करें ताकि मुल्क में अमन रहे, और दुनिया में जहाँ जहाँ अमन है वहाँ लोगों को एक रिस्पेक्टेबल रोज़गार मिला हुआ है। उनको वहाँ ये लालच नहीं है किसी को कि हमने कोई महल बनाने हैं, कुछ करें। वो कहते हैं ठीक है हमारे बच्चे स्कूल चल जाएँ, उनको हेल्थ की फैसिलिटी मिल जाए, हमारी बेसिक यूटिलिटी जो है वो मुल्क की सस्ती हों, तो बस यही लोगों को चाहिए। एक आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी नई गाड़ी आ गई है और कौन सा नया मोटरसाइकिल आ गया है। उसको गर्ज इससे है कि मेरे जो मीन्स ऑफ इनकम है वो स्टेबल रहें, और मेरी जो बच्चे हैं वो एक माशरे में, हेल्दी माशरे में एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट सिर्फ उनको दे दे और इसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट हो, इसके ऊपर ही अगर काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक हम हेल्दी सोसाइटी में, एक डेवलपिंग सोसाइटी में, एक जो वर्केबल सोसाइटी में हम कन्वर्ट होते जाएंगे, और हम फिर दुनिया के किसी मुल्क से भी पीछे नहीं रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब किसी फैक्ट तो सबको पता है, फिगर भी सबको पता है, लेकिन आने वाले वक्त में हमेशा से 2 चीज़ों के ऊपर बहुत बहस होती है कि इनकम को रिटर्न का फॉर्म सही हो जाए, टैक्सेस कम हो जाएँ, हर वक्त ये डिबेट चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके आने वाले वक्तों के लिए 10 साल की पॉलिसी लेके आएँ,
और ख़ास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो है वो जोर दिया जाए कि हम इस मुल्क में बाहर से पैसा ला के यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं और उससे रोज़गार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक आपका अच्छा कंसाइसिस एक था जो हमारी मौशियात के हवाले से भी था, और जो बजट हम लोग लेकर आ रहे हैं उसमें तो रिफॉर्म्स है ही, लेकिन बेहतर क्या किया जा सकता है, किन चीज़ों को आगे देखा जा सकता है, वो हम देख रहे थे नईम सिद्दीकी साहब के साथ। बहुत शुक्रिया आपका नईम सिद्दीकी साहब, बड़ा आपने डिटेल और बड़ा ही ऑब्जर्वेंट एक हमें फैक्ट्स बताए जो हमारे बजट के मुतल्लिक थे। इंशाल्लाह जब बजट पेश हो जाएगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और ज़रूर उसके ऊपर भी एक कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो जी। तो ये थे जी नईम सिद्दीकी साहब, हमारे माहिर मौशियात, जिनके साथ किया हमने बजट के मुतालिक रिफॉर्म्स पे डिस्कशन। अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि कौन से अगला टॉपिक है जो हमने करना है आपसे डिस्कस। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को कर सकें डिस्कस और देखें कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर करने लगे हैं हम बातचीत। तो आज हमें आफ्टर द ब्रेक ज्वाइन किया है गुलाम रसूल बलोच साहब ने, जो कि हैं साबिक सफ़ीर, एक्स एम्बेसडर। इनके साथ बात करेंगे अमरीकी फ़िज़ाई कार्रवाइयों पे जो कि दोबारा शुरू करने की तरफ एक अंदिया दिया जा रहा है। तो वेलकम टू द शो गुलाम रसूल साहब, बताइए क्या आप बता रहे हैं सूरत हाल के मुतालिक। जी मैं बता रहा था कि इस वक्त जो सिचुएशन है खित्ते में, वेस्ट एशिया में या गल्फ में टू बी स्पेसिफिक, और उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक बिटवीन ईरान एंड द यूएस, के जंग जारी भी है और नहीं भी जारी। अमन की बातें वो भी नहीं है और अमन की तरफ रुकावटें भी बहुत हैं। सो नो वॉर नो पीस जिसे कहते हैं, स्टेट इस तरह की स्टेलमेट है इस वक्त, और उसकी रीजंस है। रीजंस ये हैं, नंबर वन, कि एक स्पॉइलर जो बैठा हुआ है इस खत्ते में, नेतन्याहू, जो कि एक इंतहाई एक लिहाज से ब्लैक पावर बन चुका है, जो कि ना कानून को जानता है, ना अखलाकियात को जानता है, ना इंसानियत को जानता है। वो सिर्फ निहत्ते लोगों को, सिविलियंस की खून की होली खेलना चाहता है, और उसका इतना सारा इन्फ्लुएंस है अमेरिका में कि अमेरिका के लिए भी किसी हद तक अमन की तरफ जाता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। आपको और हमें सबको याद होगा, और ऑडियंस को भी, व्यूअर्स को भी, कि एक टेलीफोन कॉल भी हुई है बिटवीन नेतन्याहू एंड मिस्टर ट्रम्प, जहां पे बड़ी तख्त कलिमात कहे गए दूसरे के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने इजराइल की शुरू की हुई जंग, जिसमें सिर्फ उसने कार्रवाई खुद की ज्वाइन किया, जो कि उसके इंटरेस्ट की जंग है ही नहीं। वो खुद भी कह चुके हैं ट्रम्प कि ये जंग हमारे इंटरेस्ट में नहीं थी, लेकिन अब चूंकि वो ग्लोबल पावर है, उसके बहुत इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, गल्फ एरिया के अंदर 13 उसके जो है वो जंगी उसके मिलिट्री बेसिस हैं, तो वो इस तरह से आराम से वापस नहीं जाना चाहता, वो अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। तो वो अपने जो यहाँ पे एलाइज है, और साथ साथ जो उसका लुक वीकर, इसी तरह से ईरान जो है उसके भी अपनी जवाबदारियां हैं, अपनी ऑडियंस है, अपने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब इस दफा जंग अगर हो तो डिसाइसिव होनी चाहिए, या अगर ऑनरेबल पीस होगा तो वो ऑनरेबल होगा, जो कि करेक्ट बात भी है कि आप ऐसी कौम को मजबूर नहीं कर सकते सरेंडर पे जिसको आपने जंग में सरेंडर नहीं होने दिया। मींस जो कि अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। एक बहुत दो बड़ी ताकतें, एक रीजनल पावर इजराइल और एक ग्लोबल पावर अमेरिका। अगर आपने उसको जंग में नहीं हराया तो किस तरह से वो भला आपके सामने निगोशिएशन टेबल पे हार मानेगी। लिहाजा जरूरत इस चीज की है कि अमन को आगे बढ़ाया जाए, और उस हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, जिसमें बहुत सारे और भी दोस्त शामिल हैं, वो अभी भी जारी है। इनफैक्ट हमारे जो नुमाइंदे हैं परमानेंट इन द यूएन, उन्होंने फिर दोबारा इस चीज का इआदा किया और कहा दोनों पार्टीज को, दैट इज ईरान एंड अमेरिका, टू मूव फॉरवर्ड
और अमन की जो रोशनी पाकिस्तान ने शमा जलाई है, उसके रास्ते को देखते हुए इस जंग के अंधेरे से बचाएं अपने आप को भी, इस खित्ते को भी और दुनिया को, क्योंकि इस जंग की सबसे बड़ी कीमत तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको देनी पड़ रही है। वो मुल्क जिनके पास अपने ऑयल नहीं है, जिनकी पूरी इकोनॉमीज उस पर चलती है, ना सिर्फ ये लेकिन अपने अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन आ गया है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये जंग मजीद और जारी रहती है कुछ महीने, चंद महीने और, तो बिल्कुल अंदाजा है लोगों का, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन में जा सकती है, बहुत बड़े फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस जो है वो होगा, जिसको रिट्रीव करने में फिर सालों लग जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ट्रम्प साहब एक साइड पे कह रहे हैं कि ईरान ने मुआहदे में ताखीर से बहुत काम लिया है, जिसकी वजह से उनका जो मेन अभी हमलों का जवाब बन रहा है वो यही है कि वक्त ज़ाया किया गया है और किसी बात का जवाब टाइम पर नहीं दिया गया, और इसी वजह से फिर ये हमले स्टार्ट हो गए हैं। इवन ना सिर्फ ईरान और यूएस का, बल्कि साथ ही इसराइल और बहरीन में भी सायरन बज चुके हैं कि जिसमें वो शदीद खौफ व हरास का शिकार है कि कहीं हमला ना कर दिया जाए। तो ये क्या वजह बनी, क्यों ताखीर दिख रही है और ईरान जवाब देने से क्यों कासिर है? देखिए, ईरान जो है वो, ये तो उनका नैरेटिव है ना कि ईरान ने ताखीर कर दी है। देखिए, अगर आप अनरीजनेबल टर्म्स पे उनसे कोई एग्रीमेंट करेंगे, वो ईरान नहीं करेगा। उनकी अपनी, क्योंकि ये जंग थी उनकी अपने बका की, ये जंग थी उनकी खुद मुख्तारी की, और अब जो मुआहिदा होगा उसमें भी ये दो चीजें अहम हैं ईरानियों के लिए कि उनकी खुद मुख्तारी पे कोई कदगन ना आए, उनकी आजादी पे और सोवरेनिटी पे कोई ना आए कदगन। तो उस हवाले से वो बातचीत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। यस, ये बात दुरुस्त है कि वो उनका स्टैंड हार्डन हुआ है, और उसके लिए जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने ईरान की पूरी लीडरशिप को जो है वो शहीद कर दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे वो खत्म कर दिए। कोई टोटल अभी 300 बिलियन का नुकसान हो चुका है गुज़श्ता 50-60 दिन के अंदर। जो जंग पहले मुकम्मल जंग थी और अब जो आधी जंग चल रही है, जिसके तहत वो फायरिंग करते रहते। बल्कि कल परसों की एक बहुत बड़े, कोई बता रहा, अभी ईरान से कोई रिपोर्ट कर रहा था, जर्नलिस्ट वहां के थे लोकल, 13 जो है वो सिटीज के ऊपर हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से। अब आप एक तरफ तो हमले करते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं कि आप एग्रीमेंट करें। तो ये जो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत बड़ा गैप है ट्रस्ट का, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और पाकिस्तान इसलिए ये कोशिशें और काबिशें कर रहे हैं, उसमें खासतौर पर हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हाईएस्ट लेवल तक ये बात जो है वो कम्युनिकेट किया है, और पाकिस्तान अब भी शमा अमन की, उम्मीद की और पीसफुल लिविंग की शमा जलाए हुए है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लामाबाद is the door of peace. Please enter that door of peace and close the chapter of war, because that is what the world wants, that's what the region wants, and that is what is the sure way to peace, prosperity and a stable world. इंशाल्लाह that would be the case we are all hoping for. ये बताइए कि अमेरिका से मुज़ाकरात के बाद जो है वो कतरी वफ्द ईरान के लिए रवाना हो गया है, तो आपको लगता है कि ये पीस डायलॉग के लिए कतर के भी जो डिफरेंट एक इनिशिएटिव है, क्या वो काम करेगा? जी डेफिनेटली उसमें बातचीत देखिए मुख्तलिफ ट्रैक्स पे चल रही, क्योंकि 2-3 इश्यूज है। तो वो एक इशू है इनके फ्रोजन एसेट्स का, $6 बिलियन जो वहां आए थे, जो कि मिलने चाहिए थे ईरान को। जब पहली इनकी JCPOA जो हुआ था 2015 में, फिर दोबारा अमेरिका ने रोक लिए। तो वो ये कहते हैं कि भाई कम से कम कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो करो आप ना पहले, तो वो तो रिलीज करो जो उनका अपना पैसा है। उसके अलावा भी जो एस्टिमेट है $24 बिलियन जो है इस वक्त फ्रोजन है इनके। फिर सैंक्शन की बात हो रही है, वो हुआ, लेकिन अब वो कहता है जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा हम उसको अनफ्रीज नहीं करेंगे। तो अब वो ईरान जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, इसी तरह से अमेरिका उनको ट्रस्ट नहीं कर रहा।
तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है डेफिसिट है। यहाँ पे आके जो मीडिएटर्स हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत है, लेकिन इट्स अ गुड न्यूज कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अलावा भी जो लोग हैं, कतर खासतौर पे इस चीज पे ही बात कर रहा है क्योंकि उनके मुल्क में पड़े हुए 6 बिलियन। तो इससे पहले भी एक ईरानियन डेलीगेशन कतर गया था और वो बातचीत बहुत आगे चली गई थी। तो मुझे ये लग रहा है कि पहला एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मे बी वी कैन लिसन दिस गुड न्यूज कि वो $6 बिलियन जो है वो रिलीज हो गया। अगर वो होता है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा ईरानियन एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि उनको भी पब्लिक को बताना है कि भाई हमारी जंग जो है इट वाज नॉट अ फ्यूटाइल एफर्ट, हमने सिर्फ अपना खून नहीं बहाया लेकिन उस खून के बदले में हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल हुए। तो बहुत जरूरी है उसके लिए अमेरिका जो है वो फिर अगला हमारा न्यूक्लियर क्या है जिस पे जो मैं जो रिसर्च किया है उनकी आपस में बहुत कन्वर्जेंस है। असल इशू आ जाएगा आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने का, वेदर उसके लिए क्या फ्रेमवर्क हो, ईरान का क्या रोल होगा, ओमान का क्या होगा, इंटरनेशनल जो लॉ क्या कहता है, वो तमाम चीजें उसके अंदर डिस्कस हो रही हैं। बट होपफुली कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी रीओपन्ड और फिर दुनिया की जो कारोबार है या उसकी जो ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग वहां से शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए दुनिया की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती मजीद एक और खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, क्योंकि उसका तो बाकी तेरे इराक पे उन्होंने हमला किया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, वो वहां तक कंटेन था। लेकिन ईरान पे हमला और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि दैट्स हाउ द ज्योग्राफी इज। तो अब उसमें इसलिए एक लीवरेज है ईरान के पास और वो उसको सही इस्तेमाल कर रहा है और करना चाहिए। अगर मैं ईरान होता दिस व्हाट आई वुड डू। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। साथ साथ पाकिस्तान का इस वक्त क्या रोल है, जो एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अभी क्या उसके अंदर है? क्या आप देख रहे हैं कि अगेन वो इसमें नरमी ला पाएंगे या बेहतरी ला पाएंगे, या अभी ये कन्फाइंड हो गया? नहीं, पाकिस्तान कर रहे थे, नहीं उसको तस्दीक कीजिए, पाकिस्तान मुसलसल वो रोल अदा कर रहा है, लेकिन उसमें यह है कि अब बिहाइंड द सीन होता है। कुछ दिन पहले ही इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो एक स्पेशल लेटर लेके गए थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, जो कि वहाँ की हाईएस्ट लीडरशिप के लिए, जो कि ईरान की वहाँ पे दिया। और वहाँ से मैं और ये मैसेजेस चलते रहते हैं और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ 24/7 की बात हो रही है। मुख्तलिफ जो हमारे लीडरशिप है वो आई थिंक there's not a day when they are not in communication with one or the other capital. It's a very complex of जो है ना, ये एक जवाबदारी आपने ली है अपने ऊपर कि न सिर्फ इसमें ईरान और अमेरिका है, लेकिन उसमें ऐसे भी इजराइल जैसे भी लोग हैं और फिर हमारे साथ और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें टर्किया है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है और सबसे बढ़ के चाइना हमारे साथ है। तो उनके साथ भी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन करना पड़ता है और रशिया के साथ भी कोऑर्डिनेशन किसी हद तक है, क्योंकि वो भी एक ग्लोबल पावर है और उसका भी एक जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत भी हो रही है। तो मुख्तलिफ जहत से पाकिस्तान इज एंगेज्ड एज अ मीडिएटर और पाकिस्तान का जो मीडिएटर रोल है दैट हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए ऑनेस्ट, एज प्रोफेशनल एंड क्रेडिबल। ये सबसे अहम चीज ये है कि पूरी दुनिया में इवन ईरान या अमेरिका जब भी बात होती है मीडिएशन वो कहते हैं कि वी हैव ट्रस्ट इन द लीडरशिप, वी हैव द ट्रस्ट इन द विजडम एंड सबसे बड़ी बात इन आवर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ टू कैरी आउट दिस वेरी कॉम्प्लेक्स मीडिएशन प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी। ये जो कि मैं रहा हूँ डिप्लोमेसी में, ये सबसे मुश्किल और सबसे एक लिहाज से सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होता है जिसमें आप मीडिएशन करते हैं बिटवीन टू वॉरिंग पार्टीज और टू वॉरिंग कंट्रीज। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान विल बी सक्सेसफुल अल्टीमेटली। प्रॉब्लम जरूर है बीच में, हो सकता है थोड़ा सा और वक्त लग जाए, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि इंशाअल्लाह, जो हमेशा मैं शायद आपके प्रोग्राम में कहा है कि नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड विल बी साइन, इट विल बी साइन इन इस्लामाबाद और इस्लामाबाद विल बी द डोर ऑफ ग्लोबल पीस एंड रीजनल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह से ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बल्कि जो पाकिस्तान की ये स्ट्रगल है, जो मेहनत है, वो
उसका भी ज़िया नहीं होगा और इन टाइम उसका इफ़ेक्ट हम देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम रसूल बलोच साहब, बहुत एक अच्छा आपने हमें साइनॉप्सिस दिया, हमसे व्यू शेयर किया। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये था कुछ ईरान और यूएस के हवाले से जो डिफरेंट आपकी चल रही हैं, आप कह सकते हैं अपडेट्स। दोबारा से जो ये वॉर के बारे में कहा जा रहा है और स्टार्ट होने के बारे में कहा जा रहा है, वो एक अच्छा अंदिया नहीं है। और जैसे कि गुलाम रसूल साहब ने कहा कि ये वक्त लेता है, दोनों की अपनी शराइत हैं, दोनों ने उस पर देखना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये चीज़, ये टॉपिक, ये एक जो सारी दुनिया के लिए एक टीडीएस चीज़ चल रही है, उसको कहीं ना कहीं साइड पर लगे और कोई इसका बेहतरीन सोल्यूशन मिले। चलिए कुछ न्यूज़ की तरफ देखते हैं, कौन सी न्यूज़ आज हमारे पास है शेयर करने के लिए। कह रहे हैं जी कि 1000 पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया गया और पनाह मांग ली। कायमा कमेटी में इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट जब वीज़े पे गए हैं तो उन्होंने पनाह मांग ली है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास MNA राजा खुर्रम नवाज की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें गैर कानूनी इमिग्रेशन, पासपोर्ट पॉलिसी और फौजदारी कवानीन में मुजवज़ा इस्लाह से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ ये मामला उठाया है। इन्होंने बताया कि 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए लेकिन वापस नहीं आए, जबकि बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट वीज़े पर जाने के बाद सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। DG FIA के मुताबिक मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए इंसानी स्मगलिंग का नया रूट भी सामने आ गया है। इन्होंने बताया कि 2025 के दौरान दस्तावेज़ात के बगैर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले 39,786 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया था, जबकि स्टॉप लिस्ट और इंटरपोल अलर्ट्स की बुनियाद पर 3,000 से ज्यादा अफराद को सफर से रोका गया। इन्होंने बताया कि रवां साल 7,000 पाकिस्तानी अजरबैजान विजिट वीजे पर गए और वापस नहीं आए, जबकि लीबिया से 175 गिरफ्तार पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है। मुनज़्ज़म भिखारियों में 75% और जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल में 31% कमी आई है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इजलास को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है और इसकी तस्दीक यूरोप और अमेरिका ने भी की है। इन्होंने कहा कि नई आने वाले दिनों में मजीद आसानियां मुतारिफ कराई जाएंगी, जबकि गुमशुदा पासपोर्ट के हवाले से नई पॉलिसी भी तरतीब दी गई है। ये एक बड़ा फिक्र की बात है, एक बड़ा ना आपके लिए ये जो हमारा ये टॉपिक है, ये स्पेशली पहले तो भिखारियों का मुतल्लिक था। मिडल ईस्ट के अंदर क्या हमारी जग हसाई हुई, किस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और रोका गया, बड़ी ही शर्मिंदगी की बात थी पाकिस्तान के लिए। लोगों ने वीडियो सर्कुलेट की जिसमें होता ये है कि एक तो कि चले नीडी लोग हैं, उस पर फिर भी लोगों का एक अच्छा इंप्रेशन होता है, माफ कर देते हैं, थोड़ा नरमी दिखाते हैं कि ज़रूरत है। लेकिन ये जो मुनज़्ज़म ग्रोह जाते हैं, जो टिकट्स लेके पैसे भर के वहाँ पे जाते हैं और जाके स्पेशली रमज़ान के दिनों में और सऊदी अरब में हज और उम्रे के दिनों में जाके लोगों को तंग करते हैं, मांगते हैं बार बार अपनी, बल्कि आइडेंटिटी बता रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं। और बड़ा एक वर्ड है जो अगर आप अरबिक साइट पे देखें तो वो लोग बड़ी हमदर्दी उससे शो करते हैं, वो उसको मस्कीन कहते हैं। तो मस्कीन तो हमारी तरफ तो ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल गरीब हो, यतीम, मस्कीन, ये वर्ड तो साथ ब साथ चलते हैं। ये जाके वो वर्ड बोल बोल के अपना इंप्रेशन वो क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन सबको पता है, लोग जान चुके हैं, इवन वहाँ के लोकल जान चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ एक इसको प्रोफेशनल जॉब के तौर पे लेते हैं और वहाँ पे आके करते हैं। इन्हीं बातों की वजह से हमारे वीज़ास को रोका गया। स्पेशली UAE में भी जो कि पहले ही हमारे खिलाफ पॉलिसी थोड़ा सा मुरतब कर रहे थे, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हो रही थी, उन्होंने तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा उछाला और बहुत ज़्यादा इस बात पे किया कि
इन प्रोफेशनल बेगर्स की वजह से वहाँ पे लोग महफूज नहीं हैं, तंग किया जाता है, और वहाँ का जो एक निज़ाम है, कानून है, जो उन्होंने डिसिप्लिन रखा हुआ है, वो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये वो सारी बातें हैं। दूसरी तरफ वही स्टूडेंट और डिफरेंट जाते हैं और वहाँ पे सियासी पनाह ले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ लें तो वो आपकी ऑब्वियसली ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, जो द पीपल हु आर नीडी उनके लिए ये ऑप्शन है, लेकिन हर कोई अगर इतनी बड़ी तादाद में जाके ये करेगा तो आपके मुल्क के लिए क्या इंप्रेशन बनेगा। आपको वीज़ा देते हुए अब आपको समझ आ रही होगी कि हमें इतने प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये वो सारे रिजल्ट्स हैं जो हमारी नेशन वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होती है। तो जो जाने वाले होते हैं नेक्स्ट वीज़ा के मुंतज़िर होते हैं, उनके यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन मुख्तलिफ ममालिक में ये सब हो रहा होता है। तो कुछ काफ़ी आई वुड से कि परेशानी की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क का इज़्ज़त का ख्याल रखें। मुल्क की डिग्निटी होगी तो आपकी एज ए नेशन बाहर डिग्निटी होगी। अगर आप इसको ही ख़राब करने में लगे रहेंगे अपने इंडिविजुअल मकासद के लिए, और वो भी सही रूट से नहीं, गलत रूट से, तो इवेंचुअली होगा ये कि ये ममालिक आपको, जैसे बाकी ममालिक ने वीज़ा देना बंद कर दिया या हार्डली आपको दे रहे हैं, तो ये भी आपके साथ इस तरह से करेंगे। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखिए, अपने लिए मुश्किलात ना कीजिए, सीधे रूट को इस्तेमाल कीजिए, और जितना हो सकता है अपने राइट वसाइल को यूज़ करते हुए इन चीज़ों में रहने की कोशिश करें। तो अगली न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। एक ही खाना मगर मुख्तलिफ जिस्मानी रद्द अमल, कुछ लोग मोटे और कुछ स्मार्ट क्यों रहते हैं। हम अक्सर ये बात देखकर हैरान हो जाते हैं कि कुछ लोग दिल खोल कर खाते हैं मगर फिर भी दुबले पतले रहते हैं, जबकि कुछ अफराद मामूली सी इजाफी गज़ा लेते हैं तो उससे उनके वजन बढ़ने का शिकार हो जाते हैं। ये सूरत हाल अक्सर गलत फहमी और जज्बाती रद्दअमल को जन्म देती है, मगर साइंस के मुताबिक इसकी वजह सिर्फ खाने की मकदार नहीं बल्कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी निज़ाम है। तिबी माहिरीन के मुताबिक हर इंसान का जिस्म खुराक को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करता है, यही फ़र्क वज़न में कमी या इजाफे का बुनियादी सबब बनता है। अगर इस अमल को ना समझा जाए तो मोटापा आगे चलकर दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, जो आपकी डायबिटीज़ होती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल को जन्म दे सकता है। माहिरीन इस हवाले से जिस्म के अंदर मौजूद चंद अहम हयाताती अवामिल को बुनियादी अमल करार दे रहे हैं। सबसे पहले रोज़मर्रा की छोटी जिस्मानी सरगर्मियां अहम किरदार अदा करती हैं। घर में चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, बैठे बैठे जिस्म को हरकत देना या मुसलसल मुतहरिक रहना वो अवामिल हैं जो बगैर किसी जिम या वर्जिश से भी कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। तहकीक के मुताबिक कुछ अफराद फितरी तौर पर ज्यादा मुतहरिक होते हैं जिसकी वजह से इनका वजन कंट्रोल में रहता है, जबकि ज्यादा बैठने वाले अफराद में वजन बढ़ने का रुझान भी होता है। दूसरे अहम अंसर हार्मोन्स हैं जो भूख और पेट बढ़ने के एहसास को कंट्रोल करते हैं। जिस्म में मौजूद बायस हार्मोन दिमाग को सिग्नल देते हैं कि खाना बंद कर दिया जाए, जबकि कुछ हार्मोन्स भूख को बढ़ाते हैं। जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो इंसान जरूरत से ज्यादा खाने लगता है, जिसके नतीजे में वजन में भी इजाफा होता है। तीसरी अहम वजह है आपकी मेटाबॉलिज्म, जिसे जिस्म की अंदरूनी भट्टी भी कहा जाता है। यह निज़ाम खुराक को तवानाई में तब्दील करता है। हर इंसान में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती है। जिन अफराद में पट्ठे ज़्यादा और चर्बी कम होती है इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, हत्ता कि आराम की हालत में भी कैलोरीज जलाता रहता है। तो ये अहम पहलू मैदे में मौजूद अरबों बैक्टीरिया या गट माइक्रो बायोम जो है इस बात का तायन करते हैं कि जिस्म खुराक से कितनी तवानाई और चर्बी जज्ब करेगा। अगर ये निज़ाम गैर मतवाजन हो जाए तो वज़न बढ़ने का इम्कान होता है। इसके अलावा नींद की कमी भी वज़न बढ़ाने की वजह होती है। नाकाफ़ी नींद जिस्म में ऐसे हार्मोन्स को मुतहरिक करती है जो मीठा और ज़्यादा कैलोरीज वाले खाने की ख्वाहिश बढ़ा देते हैं, जबकि थकन के बाद जिस्मानी सरगर्मी भी कम हो जाती है। तो ये जी रीजंस हैं कुछ जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, इनका ख्याल कीजिए। ऑब्वियसली आप हर चीज़ को बहुत परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें जो आपके वजह है बढ़ने का, जिसमें आपके 4 ये रीजन शेयर किए हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, नींद की कमी है, हार्मोन्स का इशू है, ये सारे अगर आप इनमें से अगर आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली वेट कम करने में आपको मदद मिलेगी। ज़रूरी भी नहीं है कि सारा दिन आप जाके जिम लगाएं या बहुत
ज़्यादा एक्सरसाइजेस करें, एक अच्छा मुतवाज़न जो आपकी ग़ज़ा है, ठीक है, एक तो ये कि आप पूरा न्यूट्रिशंस लें उस ग़ज़ा के अंदर, उसके अलावा पोर्शन कंट्रोल करें, हर चीज़ खाएं लेकिन पोर्शन कंट्रोल करें, मीठे से इज्तनाब करें, रोटी चावल इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करें, और साथ साथ अपनी थोड़ी एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, पॉजिटिव रहिए, वॉक कीजिए, तो ये बहुत सारी रीजंस होते हैं जो आपके वेट को ठीक करने में मदद देते हैं। तो जी ये कुछ हमारी टिप्स थी जो हमने आपके लिए भी शेयर की, खुद के लिए भी शेयर की। उम्मीद है कि इनकी बेसिस के ऊपर हमारी सेहत अच्छी रहे, हम अच्छे से अपनी सेहत को कंट्रोल कर सकें, और वो सारी एक जो अच्छी हैबिट्स हैं जो खाने पीने के मुतल्लिक हैं या वेट कंट्रोल के मुतल्लिक हैं, उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी इन्हीं बातों के साथ जो हम चाहते हैं कि सब इम्प्लीमेंट भी करें, खुद भी इम्प्लीमेंट करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारें। जितनी आपकी बॉडी अच्छी होती है ना, उतना ही आपका एक माइंड फ्रेशन अप होता है, माइंड के ऊपर इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, और आप इवेंचुअली इन पॉजिटिव थॉट्स की वजह से एक अच्छा रोज़मर्रा ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए, अपने साथ जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में तो हम अकेले तो होते ही हैं, अपना ख्याल तो करते ही हैं, लेकिन फ़न इसमें है, मज़ा इसमें है, सवाब इसमें है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आप उनका भी ख्याल रखें, और उनकी भी ना सिर्फ चीज़ों का बल्कि उनके भी एक होता है ना इमोशनल सेंसेस, और सब उनका भी ख्याल करें, तो अल्लाह ताला आपका भी ख्याल करेंगे। इसी मैसेज खूबसूरत के साथ अब उस्मा खान को सुबह बखैर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।